जी बेटा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज टॉपिकल पास्ट पेपर्स पेपर 2, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी के और मार्केट फेलियर के। तो हम लोगों ने बेटे पेपर 2 देखना है। टॉपिकल क्वेश्चंस जरा देखिएगा। अच्छा, ये जो हमारे पास केस है ये है मई जून 2018 पेपर 22। ये हम लोग एक तरीके से पहले भी कर चुके हैं। इसका ये वाला जो केस है पहले पढ़ चुके हैं। मैं वापस से बस ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि केस पूछ क्या रहा है आपसे। हमने इसका अटेम्प्ट करना है बेटा पार्ट डी। सही है। अच्छा, अब केस कहता है कि यार, जो बस जर्नीज लंदन के बाहर होती थी वो तकरीबन 40% से गिर चुकी हैं सिंस 1918। 1980 से लेके अब तक ये 40% से हमारे पास बस जर्नीज गिर चुकी हैं। दिस फॉल इन डिमांड क्यों हो रही है? क्योंकि एक तो बस फेयर बढ़ गए, लोगों की इनकम बढ़ गई, और जो हमारी प्राइस है वो चेंज हो गई है। क्वालिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट बेहतर हो गया है। अब बस का सब्स्टिट्यूट कौन हो सकता है? बेटा, बस का सब्स्टिट्यूट आपकी टैक्सी हो सकती है, आपकी अपनी प्राइवेट कार हो सकती है, ट्रेन हो सकती है। अगर मैं किसी दूसरे शहर जा रहा हूँ तो मैं बस को अवॉइड करूंगा और मैं ट्रेन वगैरह में जाना पसंद करूंगा, क्योंकि उसमें सहूलत ज़्यादा होती है। फिर कहता है कुछ रूट्स पे कुछ रास्तों पे मोनोपलीज ऑपरेट कर रही हैं, और इस लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से बेटे प्राइसेस बढ़ गई हैं। ठीक है। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ, पार्ट ए बहुत ही सिंपल है। डिफाइन सब्स्टिट्यूट इज एन अल्टरनेटिव गुड विच कैन बी यूज्ड इफ वन इज नॉट अवेलेबल। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्सी की दे सकते हैं, ट्रेन की दे सकते हैं, प्राइवेट कार की दे सकते हैं। बस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप ये सब दे सकते हैं। अच्छा, मोनोपली हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जरा मुझे चैट में लिख के बताएं कि मोनोपली होने के कोई से भी दो एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, जल्दी से बताएं। मोनोपली होने के एडवांटेज क्या हो सकते हैं बेटा? फौरन से बताओ। बेटा जी, मोनोपली होने के क्या एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं? पहला एडवांटेज आया यहाँ पर दानियाल की तरफ से। सर, रेवेन्यू आपका बढ़ जाएगा। ऑल द रेवेन्यू मेड इज योर्स नहीं है, रेवेन्यू बढ़ जाएगा आप ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रांड लॉयल्टी होती है। मोनोपली वो फर्म होती है इसके ब्रांड लॉयल्टी होती है, डिमांड इन इलास्टिक होती है, तो वो प्राइजेस को रेस करके अपना रेवेन्यू बढ़ा सकता है। वेरी गुड। अब देखो उसने किसके मुताबिक पूछा हुआ है? फर्म के मुताबिक। अब गलती से भी ये मत लिख दीजिएगा कि गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, मुल्क में एम्प्लॉयमेंट आएगी, ये होगा वो होगा। वो फिर सोसाइटी के लिए हो जाएगा, इकोनॉमी के लिए हो जाएगा, फर्म के लिए नहीं होगा वो। तो पहला, यू कैन रेज योर प्राइस लेवल एंड अर्न मोर रेवेन्यू। सही है। दूसरा बेनिफिट क्या हो सकता है आपका? दूसरा बेनिफिट आपका ये हो सकता है कि भाई आप लोग जो है वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमा रहे होंगे। ठीक है ना। तीसरा बेनिफिट, आप ग्रो कर सकते हैं। बीइंग अ फर्म आप एक्सपेंड कर सकते हैं, आप डिफरेंट ब्रांचेस खोल सकते हैं। सही है, आप ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। कंपटीशन नहीं होता तो पावर आपके पास होती है। ठीक है। ये तो पुराना सवाल है कि पीईडी किस तरीके से आपके रेवेन्यू को इन्फ्लुएंस करता है, ये मैं पहले करवा चुका हूं। यहां पर आए जो हमारा मेन फोकस है, डिस्कस वेदर और नॉट गवर्नमेंट शुड सब्सिडाइज बस ट्रांसपोर्ट। अब बेटा देखो, 8 मार्क का सवाल है। 8 मार्क के क्वेश्चन में आप लोग 8 मार्क वाले क्वेश्चन में बेटा कितने पॉइंट्स लिखते हैं? मिनिमम 5, मैक्सिमम 6। ठीक है। 8 मार्क वाले क्वेश्चन में मिनिमम 5 पॉइंट लिखोगे आप लोग, मैक्सिमम 6 पॉइंट लिखेंगे। अब क्योंकि ये डिस्कस बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों बताने। सही है। अगर आप मिनिमम 5 पॉइंट पे जा रहे हो तो 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, या 2 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, ऐसे। और अगर 6 पे जा रहे हैं तो 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। ये क्राइटेरिया रखेंगे आप। यहां पर जब मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूं कि 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, पॉइंट का मतलब एक पैराग्राफ, एक पॉइंट का मतलब एक पैराग्राफ। सही है ना। तो आप कुछ बेटा देखो, पैराग्राफिंग करना सीख जाओ। ये मैं आप लोग कोई ग्रेड 1 के या ग्रेड 2 के बच्चे नहीं कि मैं आपका हाथ पकड़ के आपको लिखना सिखाऊं और किस तरीके से पैराग्राफिंग करते हैं वो सिखाऊं। ये आप लोगों में खुद इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जब एक पॉइंट आपका एंड हुआ, आपने एक पॉइंट लिखा, आपने उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया, पॉइंट खत्म, पैराग्राफ खत्म।
लाइन छोड़े, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आए। आप लोगों का ग्रेड इसलिए खराब होता है क्योंकि एग्जामिनर को पता ही नहीं चल पाता कि आपका नया पॉइंट कहाँ पे शुरू हो रहा है, बट उसको ऐसा लगता है कि बच्चा इसी पॉइंट को ड्रैग किए जा रहा है। ये लिखना शुरू किया, लो भाई लो, ये लिखते जा रहे हैं, 14 नुकात कायदे आजम की तरह लिखते जा रहे हैं, रुक ही नहीं कहीं पर है। कहाँ से मार्क्स मिलेंगे भाई? बेटा ये आपका एक पैराग्राफ एंड हुआ, लाइन छोड़े नया पैराग्राफ, फिर लाइन छोड़े नया पैराग्राफ, डजेंट मैटर 3 लाइन का पैराग्राफ है, 4 लाइन का पैराग्राफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अब मुझे ये बताओ, क्या गवर्नमेंट को बस ट्रांसपोर्ट को सब्सिडीज देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? तो पहले तो जरा मुझे पॉजिटिव पॉइंट बताएं कि क्यों देनी चाहिए, जल्दी से बताओ, पॉजिटिव पॉइंट क्यों देनी चाहिए। मानूर का पॉइंट आया है, दे शुड, बिकॉज, अच्छा एक तो पॉइंट बेटा ये भी कि ये जब आप इस तरीके से लिखते हो ना कि यार गवर्नमेंट शुड गिव सब्सिडी टू प्रोड्यूसर्स, शुड का मतलब ये है कि आप एक तरीके से ना अपनी जजमेंट दे रहे हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। तो कभी भी शुड से नहीं स्टार्ट किया करो कि गवर्नमेंट शुड गिव सब्सिडी या ये वाली पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी बिकॉज, इस तरह नहीं स्टार्ट करते। आप बोलेंगे कि यार सब्सिडी से ये फायदा होगा, डायरेक्टली स्टार्ट करें कि यार इफ गवर्नमेंट सब्सिडाइजेस प्रोड्यूसर्स दिस विल हेल्प देम, इस तरीके से। तो मानूर का पॉइंट है, यस दे शुड बिकॉज इट्स योर सोसाइटी नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इट ऑल्सो रिड्यूसेस एयर पोल्यूशन, बहुत प्यारा पॉइंट यहाँ पे आपने दिया है, एज लेस टॉक्सिक इंजन गैसेस रिलीज। किस तरह होगा इसको मैं डिटेल में अभी बताता हूँ। गवर्नमेंट वुड गेट मोर टैक्स, बेटा देखो अगर सब्सिडी देगा तो फिर टैक्स नहीं, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। महानूर के पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। महानूर ने कहा कि सर क्योंकि सोसाइटी की जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो बेटा, अमीर हो, गरीबों के लिए हमें सहूलत पैदा करनी है, हमें गरीबों के लिए बेनिफिट पैदा करना है। तो जब हम लोग गरीबों के लिए बेनिफिट पैदा करने जा रहे होंगे तो हमें हर वो काम करना पड़ेगा जिससे गरीब को फायदा हो, ठीक है ना? तो अगर गवर्नमेंट बस ट्रांसपोर्ट को सब्सिडीज देती है तो उससे टिकट की प्राइस कम होगी, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन गरीबों के लिए, लोगों के लिए आसान हो जाएगी। ये पहला बेनिफिट आपका साइड में हो गया। रिड्यूसेस एयर पोल्यूशन, अब देखो हर बच्चे को ये पॉइंट जहन में नहीं आएगा, लेकिन इस पॉइंट, ये बड़ा बेहतरीन पॉइंट है, ये देखिएगा जरा। बेटा देखो, लेट से मैं कहता हूँ 40 लोग हैं, सही है ना? अब 40 लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो ये 40 लोग अपनी अपनी प्राइवेट कार निकालें, और अगर वो अपनी अपनी प्राइवेट कार निकालेंगे तो इसका मतलब है कि रोड पे 40 गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है ना? रोड पे 40 गाड़ियां चल रही हैं। या तो ये 40 लोग एक बस में बैठ जाएं जिसमें ये लोग आराम से पूरे आ जाएंगे। अब बेटा बात सुना, अगर हर बंदा अपनी प्राइवेट कार निकालेगा तो रोड पे आएंगी 40 गाड़ियां, उसी हिसाब से एयर पोल्यूशन भी होगा, उस हिसाब से ट्रैफिक जैम भी होगा, उस हिसाब से शोर भी होगा, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी भी होगी। लेकिन जब यही सेम 40 लोग एक बस में बैठे हुए होंगे तो बेटा बस तो एक ही स्पेस घेर रही है, बस तो उतना ही पोल्यूशन करेगी, भले 40 लोग हो भले 4 लोग हो, पोल्यूशन तो उसने उतना ही करना है, धुआं उतना ही छोड़ना है। कहने का मकसद ये है कि ये 40 लोग अगर इसमें बैठेंगे, बस में बैठेंगे, तो बेटा ट्रैफिक कंजेशन, शोर शराबा, पोल्यूशन वगैरह बहुत कम होगा एज कंपेयर टू अगर वो अपनी प्राइवेट कार निकालते हैं, तो एक्सटर्नैलिटीज कम हो जाती हैं। वेरी गुड। गवर्नमेंट कुड गिव सब्सिडी टू हेल्प इंक्रीज स्टेट प्रोविजंस ऑन ट्रांसपोर्ट, तो ये बेटा वही वही वाला पॉइंट रिपीट हो गया कि आप सोसाइटी की नीड है तो हर बंदे के लिए होनी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, सही है। अच्छा और क्या पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे? बेटा अगर आप सब्सिडीज देंगे तो उससे नए प्रोड्यूसर नहीं आएंगे, और लोग बस सर्विस देना शुरू करेंगे। जब और लोग बस सर्विस देना शुरू करेंगे और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे तो बेटे मुल्क में बेरोजगारी भी तो कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, मुल्क का फायदा। अब 3 बेनिफिट्स हो गए मेरे। अब मैं जाऊंगा ड्रॉबैक्स पे। जब भी मैं ड्रॉबैक लिखना स्टार्ट करता हूं मैं स्टार्ट करूंगा बाय द टर्म हाउ एवर। हाउ एवर, मसला यहां पर यह है कि गवर्नमेंट के पास लग रही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गवर्नमेंट के पास लग रही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि भाई गवर्नमेंट यही पैसा रोड पे लगा दे, गवर्नमेंट यही पैसा हेल्थ केयर पे लगा दे, एजुकेशन भी लगा दे, ठीक है ना, एक्सपोर्ट करने वाली फर्म्स को दे दे। तो एक तो ये आ गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरा ड्रॉबैक, बेटा देखो एक बात सोचने वाली है, अगर आपके फादर या आपकी मदर आपसे कहते हैं
कि तुम सारी जिंदगी आराम करना, हम तुम्हें सारी जिंदगी पॉकेट मनी देते रहेंगे, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक तुम जिंदा हो तुम फिक्र नहीं करना। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको पता है कि एक सोर्स ऑफ इनकम आपके पास आ रही है बिना काम किए, तो क्या आप कभी भी जिंदगी में काम करोगे? आप कभी भी काम नहीं करोगे, आप इनएफिशिएंट हो जाओगे, आप हड हराम हो जाओगे। इसी तरह अगर गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को सब्सिडीज देना शुरू कर दे इन एन अटेम्प्ट कि यार इनका फायदा हो जाए, इनका भला हो जाए, तो बेटा हो सकता है कि जितनी भी फर्म्स हमारे पास हैं वो इनएफिशिएंट हो जाएं, हड हराम होना शुरू हो जाएं, जिससे उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये देखो पॉइंटर्स क्या लिखे हुए हैं। डिफाइन सब्सिडी, ड्रॉ बेसिक डायग्राम। अच्छा ये देखो, ये इसके कोई मार्क्स नहीं है, 8 मार्क के सवाल में इसके मार्क्स नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर हमें ना आंसर स्टार्ट नहीं करना आता, मतलब मैं लिख लेता हूं कि यार ये चीजें हैं, बट मुझे स्टार्ट नहीं करना आता, तो मुझे धक्का स्टार्ट करने के लिए कोई चीज बताए कि मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई सब्सिडी डिफाइन कर दे। आपकी गाड़ी धक्का स्टार्ट लगा ना, धक्का लगा स्टार्ट हो गई, फिर आप चलाते रहो। लेकिन इसके कोई मार्क्स नहीं है यहाँ पर। ड्रॉ बेसिक डायग्राम, सब्सिडी की आपने डायग्राम बना दी, उसके साथ आप लिंक करते गए। सब्सिडी की डायग्राम आप बेटा इनके साथ लिंक करेंगे, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स के साथ। ये प्राइसेस कम हो गई हैं और इस तरीके से, ये देखो प्राइस कम हो गई, नए बिजनेस आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ट्रैवलिंग आसान हो गई, सस्ती हो गई, लोग टाइम पे काम पे पहुंचेंगे, प्रोडक्शन वगैरह बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा। तो ये 4 बेनिफिट्स बड़े सिंपल से हैं। अब देखो बच्चा जो इतना डरता है ना कि सर इकोनॉमिक्स मुझे याद नहीं होती, सर मुझे ये नहीं होता, सर मुझे वो नहीं होता। हम लोगों ने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया ना, आप लोगों ने पढ़ा हुआ तो कुछ नहीं था, आधे से ज्यादा पॉइंटर्स तो आपने ही दिए ना मुझे। तो फिर किस बात की मुश्किल है इकोनॉमिक्स भाई? ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पॉइंट भी आपने दिया था, ठीक है ना? अच्छा फिर क्या लिखा हुआ है? क्वालिटी गिरने का डर होता है। अच्छा अब यहां पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है बेटा, इंस्टेड ऑफ बस गवर्नमेंट और ऑल्टरनेटिव को सब्सिडीज दे सकता है। यानी कि ट्रेन को, इस तरह मेट्रो चलती है, गवर्नमेंट ट्रेन को सब्सिडीज दे दे बेटा, एक बस में 40 बंदा बैठ सकता है, तो एक ट्रेन में कम से कम भी 100 बंदा आ सकता है। और ट्रेन तो एक स्पेसिफिक ट्रैक पे चलती है ना, मतलब उसका रास्ता ही अलग है ना, ट्रैफिक जैम कभी करेगा, ना कभी वो पोल्यूशन इस तरह कर रहा होगा, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रिक ट्रेन आ गई हैं, बुलेट ट्रेन आ गई हैं। तो आप तो बस एक स्टेशन में बैठे दूसरे स्टेशन में बाहर आ गए, 100 बंदे उसमें थे, पोल्यूशन और कम हो रही है, सही है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी और कम हो रही है, सही है। व्हाट विल बी लेबल्ड ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस बेटा, प्राइस क्वांटिटी। हम लोगों ने पढ़ा है ना, इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी का चैप्टर पढ़ चुके हैं ना हम लोग। वही वाली डायग्राम बनेगी आपकी, ये सप्लाई आपकी राइट पर जा रही है, बस ये डायग्राम बनानी है आप। क्लियर है बेटा ये वाला क्वेश्चन? समझ गए? अच्छा अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता है कि यार मुझे ये बताना कि एक इंडियन गवर्नमेंट है, उसने कहा कि यार हमारा जो इंडिया जो है इज वन ऑफ द मेजर कार प्रोड्यूसर्स नाउ। और वो कहता है कि यार 2030 तक ना हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स बेचेंगे, मतलब हम लोग पेट्रोल डीजल कार नहीं बेचेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार बेच रहे होंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, ये सब नोट्स में है आपके पास ऑलरेडी, सब नोट्स में है। डायग्राम 8 मार्क के सवाल में देखो, अगर वो ना मांगे तो नहीं बनानी, लेकिन बना दे तो अच्छी बात। ठीक है, बना दे तो अच्छी बात है, एग्जामिनर कभी कभार एक आध मार्क दे देता है। रेलेवेंट डायग्राम, लेकिन फजूल डायग्राम नहीं, इररेलेवेंट नहीं। खैर, इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि जी 2030 तक हम लोग इलेक्ट्रिक कार बनाएंगे। गवर्नमेंट जो है वो एक्सटर्नल कॉस्ट रिड्यूस करना चाहता है, सम ऑफ विच आर कॉज्ड बाय पेट्रोल एंड डीजल कार्स। Demand for electric car is relatively low and price elastic. The government, however, thinks that it will not need to subsidize the production of electric cars to achieve its target. अच्छा बेटा, हमारा जो फोकस है यहाँ पर वो है पार्ट सी। कहता है एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम या एनालाइज यूजिंग डायग्राम। सवाल आया सर अगर डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दें जैसे उस क्वेश्चन में करते हैं जिसमें लिखा होता है यूजिंग अ डायग्राम एक्सप्लेन, तो बेटा वो यही तो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। उस क्वेश्चन में डायग्राम एक्सप्लेनेशन के मार्क्स नहीं है, उस क्वेश्चन में बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स के मार्क्स, जो हमने पीछे पढ़ा ना 8 मार्क वाला, उसमें बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स के मार्क्स हैं, एक्सप्लेनेशन के मार्क्स नहीं है। एक्सप्लेनेशन के मार्क्स इसमें पार्ट सी में। कहता है एनालाइज यूजिंग डायग्राम हाउ अ सब्सिडी गिवन टू प्रोड्यूसर्स कुड अफेक्ट मार्केट फॉर इलेक्ट्रिक कार्स। कहता है जी एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम, एनालाइज यूजिंग डायग्राम
कि अगर कि अगर कि अगर हमारे पास सब्सिडीज मिल जाती हैं तो उससे हमारी इलेक्ट्रिक कार की मार्केट पे क्या अफेक्ट आएगा। बेटा 6 मार्क का क्वेश्चन है जिसमें उसने डायग्राम का जिक्र किया हुआ है। तो 6 में से 4 मार्क सिर्फ किसके हो गए, डायग्राम के, और 2 मार्क किसके हो गए, एक्सप्लेनेशन के हो गए। तो कहता है कि भाई मुझे ये बताओ कि सब्सिडी मिलने से डायग्राम कैसे बनेगी। बेटा पहले तो मुझे ये बताएं, सब्सिडी किस पे अफेक्ट करती है, डिमांड पे कि सप्लाई पे, जल्दी से बता दो। सब्सिडी किस पे अफेक्ट करती है, डिमांड पे कि सप्लाई पे। हाँ जी, सप्लाई, वेरी गुड। सब्सिडी किस पे अफेक्ट करती है, सप्लाई पे अफेक्ट कर रही होती है। बेटा सप्लाई बढ़ाती है सप्लाई कम करती है, जल्दी से बताएं। सप्लाई बढ़ाती है कि सप्लाई इंक्रीज, वेरी गुड। यार ये देखो जरा क्यूरीज वगैरह जल्दी से। सप्लाई आपकी बढ़ाती है, ठीक है, आपकी सप्लाई ये बढ़ा रही होती है। अब सर ये देखें कि 4 मार्क मिलेंगे कैसे आपको, यहां पे आओ। 4 मार्क कैसे मिलेंगे। बेटा सबसे पहले आ जाएगी आपके पास एक्सिस, जिस पे आपने करनी है लेबलिंग। यहां पर आ गई प्राइस, यहां पर आ गई क्वांटिटी, ठीक है। यहां पर कितने मार्क मिल गया, 1 मार्क मिल गया। फिर आपने क्या करना है, एक्समैन दिखाना है। ये आ गई डिमांड, ये आ गई आपके पास सप्लाई। सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम ई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू, और इक्विलिब्रियम प्राइजेस पी। बेटा यहां पे कितने मार्क्स मिल गए, 2 मार्क्स मिल गए। फिर कहता है कि आपको सब्सिडी मिली, सब्सिडी मिलने से आपकी सप्लाई बढ़ जाती है और वो राइटवर्ड जाती है फ्रॉम S2 S1। बेटा यहां पर शिफ्ट दिखाने का आपको एक और मार्क मिला, तो टोटल कितने हो गए, 3 मार्क्स। ये आपका नया एक्समेन आ रहा है, ये आपकी नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ रही है, और आपकी ये नई इक्विलिब्रियम प्राइस आ रही है। प्राइस लेवल पी से P1, क्वांटिटी क्यू से Q1। कितने मार्क्स मिल गए बेटा, 4 मार्क्स मिल गए। तो इस तरीके से आपकी डायग्राम बेटा मार्क्स गेन कर रही होती है, मार्क्स स्कोर कर रही होती है, ठीक है। और 2 मार्क आपको मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के, जो हमने सिंपल यहाँ पे लिखे हुए कि यार इंक्रीज इन सब्सिडी से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, सप्लाई आपकी राइटवर्ड चली जाएगी, इक्विलिब्रियम प्राइस कम होगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ेगी, खत्म। 4 में से 4 और 2 में से 2, 6 मार्क्स सीधे आपके यहाँ पे हो चुके हैं। कोई मसले वाली बात, क्लियर है। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है। कहता है कि यार पॉपुलेशन ऑफ हंगरी इज द मोस्ट ओबीस इन यूरोप। ओबीस का मतलब क्या होता है, मोटापा, ओबीसिटी, मोटापा। तो कहता है कि यार हंगरी एक मुल्क का नाम है यूरोप में, और इसकी जो आबादी है ना, सबसे ज्यादा मोटे लोग यहीं पाए जाते हैं। Hungarians eat fewer vegetables than most Europeans and more food types that may be considered to be demerit good। यानी कि चिप्स से चुप से चूरन चटनी अचार ये बड़ा शौक से खा रहे होते हैं, तभी जाहिर सी बात है मोटे ही होंगे, सिक्स पैक तो बनेंगे नहीं। अदरक बनते जा रहे हैं, कभी यहीं कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं अदरक बने हुए एकदम से। तो आप लोग सब्जियां नहीं खाओगे, वेजिटेबल नहीं खाओगे, गोश्त नहीं खाओगे, तो यही होगा। इन 2017 द हंगेरियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ टैक्स ऑन अनहेल्दी फूड नोन एज चिप्स टैक्स। कहता है कि यार हमने क्या किया, हमने जो अनहेल्दी फूड है यानी कि चिप्स हो गए, स्नैक्स हो गए, इनके ऊपर हमने टैक्स लगा दिया, इसका नाम हमने रख दिया चिप्स टैक्स। द टैक्स हैज हैड सम सक्सेस इन मूविंग डिमांड टू हेल्दियर फूड्स। कहता है कि इससे हमें यह फायदा हुआ कि लोग हेल्दियर फूड की तरफ जाना शुरू हो गए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स की तरफ। Some economists suggest that government should use price control as well as taxes to influence the food market। कहता है कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि यार हमें जो है ना प्राइस कंट्रोल लगाना चाहिए, और हमें टैक्सेस लगाने चाहिए, ताकि हम लोग फूड मार्केट को जरा संभाल सकें, उसको रोक सकें। अच्छा, पार्ट ए बहुत सिंपल है। डिफाइन डीमेरिट गुड। डीमेरिट गुड आपको पता है वो गुड होता है जो कि हार्मफुल फॉर सोसाइटी होता है, क्रिएट्स एक्सटर्नल कॉस्ट और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करता है। बेसिक सी कहानी है, सिंपल 2 मार्क की डेफिनेशन आपने नोट्स में से उठा के लिख देनी है।
पार्ट बी भी हम लोग पहले कर चुके हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सटेंशन इन डिमांड एंड एन इंक्रीज इन डिमांड। बेटे एक्सटेंशन आपके पास किस वजह से आती है? एक्सटेंशन आपके पास प्राइस फैक्टर की वजह से आती है, प्राइस कम होने से एक्सटेंड हो रही है ना, बढ़ रही है, प्राइस कम होने से एक्सटेंशन आती है। और इंक्रीज आपके पास आता है नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से, जब आपके पास शिफ्ट आ रहा होता है, ठीक है ना। यानी कि इनकम बढ़ गई, वेदर अच्छा हो गया, फैशन हो गया, और ये और वो, तो ये आपने इस तरह से एक्सप्लेन करना है, 4 मार्क आपको मिल जाएंगे। एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ एनालाइज द इफेक्ट्स ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड टैक्स रेवेन्यू ऑफ एन इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स। सवाल को जरा समझना, पहले कहता है कि यार मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाता हूं, अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज करता हूं, तो मुझे ये बताओ कि उससे मेरी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे और मेरे टैक्स रेवेन्यू पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो गैप कम होता जा रहा है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और टैक्स रेवेन्यू यानी कि जो गवर्नमेंट पैसा कमा रही है टैक्सेस की मद में, ठीक है ना। तो अब ये सवाल है कि भाई मुझे ये बता दें कि इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर लगते हैं या बढ़ते हैं, उससे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे और टैक्स रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बताएं जरा। नहीं, इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, रहने दे। जी भाई बताइएगा। क्या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बढ़ेगी या फिर टैक्स रेवेन्यू पे साथ साथ क्या इफेक्ट आएगा, बेटा जल्दी से बताएं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन विल बिकम इवन, हाउ, कैसे, एक्सप्लेन करना है ना बेटा। अबे इंक्रीज तो होगी, कैसे इंक्रीज होगी? बेटा प्रोग्रेसिव टैक्स तो उसने बोला ही नहीं है। देखिए यहां पर समझना बड़ा जरूरी है, ये किसकी बात कर रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की। इनडायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं होता, प्रोग्रेसिव टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स होता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। अच्छा जरा इस तरह सोचो, जैसे कि मानूर ने कहा कि सर प्रोग्रेसिव टैक्सेस बढ़ेंगे, मुझे एक बात बताएं, टैक्स चोरी करना मेरे लिए आसान है? अगर मेरी इनकम पे टैक्स लगता है तो टैक्स चोरी करना मेरे लिए आसान है, तभी तो पूरी दुनिया कर रही है बैठी हुई, टैक्स एवेजन हर कोई कर रहा है, सही है ना। यानी कि मैं अपनी इनकम के साथ हेरा फेरी करके कम इनकम शो करूं, कुछ छुपा लूं, तो मुझे गवर्नमेंट को टैक्स कम पे करना पड़ेगा। लेकिन बेटा लेट से अगर मैं ये माउस खरीदने जाता हूं, गवर्नमेंट ने कहा कि 100 रुपए का माउस है, 10 रुपए हम टैक्स की सूरत में लेंगे, तो बेटा कंज्यूमर तो पूरे का पूरा 100 रुपया ही पे कर रहा है ना, 10 रुपया गवर्नमेंट के पास गया। यानी कि क्या बीइंग अ कंज्यूमर मैं ये 10 रुपए चुरा सकता हूं, इसमें सामान खरीदने में 10 रुपए चुरा सकता हूं? किसी सूरत भी नहीं चुरा सकता। अमीर हो गरीब हो बेटा, वो भी उसको उसके लिए भी 100 रुपए का माउस है, मेरे लिए भी 100 रुपए का माउस। तो हम लोग टैक्स चोरी नहीं कर सकते। तो जब टैक्स चोरी नहीं कर सकते तो एक बात तो जरा समझ लें कि गवर्नमेंट के पास पैसा इकट्ठा होगा, सही है, टैक्स रेवेन्यू जमा हो रहा होगा। फिर जो टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट ने कमाया है उसको गवर्नमेंट गरीबों के लिए इस्तेमाल करे, गवर्नमेंट रोड बना दे, गवर्नमेंट जॉब्स दे दे, गवर्नमेंट अस्पताल बना ले। इससे क्या होगा कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, कि गरीबों को भी फायदा मिल रहा है, अमीरों को भी फायदा मिल रहा है। बेटा यहां तक बात समझ आ गई मेरी? यहां तक बात क्लियर हो गई है? ठीक है, वेरी गुड। अब बात सुनो, ये तो हमने बता दिया कि यार ये हमारे लिए किस तरीके से फायदा कर सकता है। अब देखो उसने क्या बोला हुआ है, एनालाइज द अफेक्ट। उसने ये हरगिज नहीं कहा कि मुझे सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट बताओ या मुझे सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट बताओ, उसने ये बात नहीं की। उसने बोला इफेक्ट बता दो भाई, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इफेक्ट हम बता चुके हैं, अब आओ जरा नेगेटिव इफेक्ट पे। बेटा मैं भी 10 रुपया टैक्स पे करूंगा इस माउस पे, जो मेरी बिल्डिंग का गार्ड है
वो भी 10 रुपया टैक्स पे करेगा इस माउस पे। मुझे ये बताओ, 10 रुपए की ज्यादा इंपॉर्टेंस मेरे लिए है कि बिल्डिंग के गार्ड के लिए है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। गार्ड के लिए। सोचने वाली बात है ना, किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है बेटा? गार्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो बेटा गरीब बंदे पे टैक्स की चमाट भारी पड़ रही है। गरीब बंदे पे टैक्स की चमाट भारी पड़ रही है क्योंकि 10 रुपए की इंपॉर्टेंस उसके लिए ज्यादा है, मेरे लिए कम है। तो मेरे गरीब बंदे पे ज्यादा टैक्स की चमाट पड़ेगी एज कंपेयर टू मी। या फिर एक अमीर बंदा या फिर एक अबव एवरेज इनकम वाला बंदा, उसको टैक्स की चमाट कम पड़ रही होगी। तो बेटा इससे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हो जाती है? क्योंकि ज्यादा बर्डन किस पे पड़ गया? गरीब पे। और कम बर्डन किस पे पड़ा? अमीर पे पड़ा। अब यहां पे जरा देखें क्या लिखा हुआ है। पहले हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिफाइन किया कि व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और फिर हमने बता दिया जी कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। आपकी डिमांड अगर, वापस से मैं बता देता हूँ बेटा मानूर, वापस से सुनो। वो ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बताया आपको, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई अमीर गरीब जो है ना वो इतने बराबर रहे, ऐसा ना हो कि अमीर अमीर होता जा रहा है गरीब गरीब होता जा रहा है, ऐसा ना, ऐसा ही है ना। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है? आपने बीच में क्लासेस मिस की थी। ये कौन सा टैक्स होता है? ये वो टैक्स होता है जो किस पे लगता है बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज पे। सही है ना? अब बात सुनो, ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। क्या गुड्स एंड सर्विसेज वाले टैक्स को मैं अवॉइड कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो उसने पूछा हुआ है कि अगर मैं गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स लगाता हूं तो मुझे ये बताओ, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे और टैक्स रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा कि कम होगा? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होगी कि और खराब हो जाएगी? वो ये बात पूछ रहा है आपसे, आप समझ गई? तो पहले मैंने क्या कहा था कि आपने टैक्स लगा दिया, कोई चोरी नहीं कर सकता, हर बंदे को टैक्स पे करना है, यानी कि टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। और गवर्नमेंट उस टैक्स को इस्तेमाल कर सकता है फॉर सब्सिडीज, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर जॉब्स वगैरह। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? लेकिन द प्रॉब्लम इज कि अमीर हो या गरीब हो, सबको सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना है। सबको सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना है, अमीर हो या गरीब हो। तो बेटा गरीब पे चमाट ज्यादा पड़ रही है ना, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी इसमें? कम हो जाएगी। समझ गई? ये वेलकम। अब यहाँ पे देखें जी, वही सारी बातें हैं कि अगर मैं सिगरेट पे टैक्स लगाता हूँ तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू होगा, वेलफेयर बेनिफिट आएगा, गवर्नमेंट स्पेंड कर सकती है इस इनकम को दूसरे चीज़ों के लिए। और अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाता हूँ, ओवरऑल बात करें तो इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। लो इनकम अर्नर पे ज्यादा बर्डन आएगा तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाए। ठीक है। अब आए जरा मार्केट फेलियर वाले क्वेश्चन पे। टाइम कम है तो फौरन से करना है। कहता जी स्वाजीलैंड एक स्मॉल अफ्रीकन कंट्री है जहां पर 10 में से 6 बंदे जो हैं वो गुर्बत में रहते हैं, यानी कि 60% गुर्बत वहां पे चल रही है। बहुत सी दुकानें जो है वो छोटी हैं, कैपिटल इक्विपमेंट काफी कम यूज होता है। तो इन्होंने 2015 में एक नया एयरपोर्ट खोला। कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि यार एयरपोर्ट बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफी ज्यादा है क्योंकि इसका एक्सटर्नल कॉस्ट काफी ज्यादा है। ठीक है। अब एयरपोर्ट की एक्सटर्नल कॉस्ट क्या हो सकती है? पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन वगैरह वगैरह, मट्टी धूल वगैरह ये सब। फिर कहता है कि यार गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये जो एयरपोर्ट हम लोग खोल रहे हैं ये हमें एक बेनिफिट देगा, ये हमें फायदा देगा और हमें हेल्प करेगा डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनने में। ठीक है। डेवलपिंग यानी कि हल्की कंट्री इस तरह के बेसिक कंट्री होती है जिसमें गुर्बत वगैरह ज्यादा होती है, और डेवलप्ड कंट्री जहाँ पे आईटी सेक्टर टेक्नोलॉजी वगैरह काफी ज्यादा होती है। ठीक है ना? अच्छा जी, अब वो कहता है कि यार हम लोग पार्ट सी कर रहे हैं, एनालाइज द एक्सटर्नल कॉस्ट that can be caused by the building and expansion of an airport। अब देखो बेटा बात चल रही है एक्सटर्नल कॉस्ट की, यानी कि थर्ड पार्टी नुकसान की। अब मुझे बताओ, अगर आपके घर के पास एयरपोर्ट बनता है तो आपको क्या नुकसान है? नॉइस पोल्यूशन, वेरी गुड। नॉइस पोल्यूशन बेटा, जितना एयरपोर्ट बनेगा उतना ठोका ठाकी होगी, उतना शोर शराबा होगा, उतने जहाज लैंड कर रहे होंगे, उतने जहाज टेक ऑफ कर रहे होंगे, नॉइस पोल्यूशन आ गया। ट्रैफिक, ट्रैफिक आ गया।
क्योंकि लोग जाना ज्यादा आना जाना करेंगे, जब लोग ज्यादा आना जाना करेंगे तो ट्रैफिक कंजेशन हो रहा होगा, ट्रैफिक के मसले होंगे। अच्छा अब देखो, जहाज गिर भी तो सकता है। खुदा ना खास्ता जहाज अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी पे गिर गया, या किसी स्कूल के पास गिर गया, या किसी जगह पे गिर गया, तो बेटा जो लोग मरेंगे उनका तो कोई लेना देना नहीं है ना जहाज से। तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट से लोग नेगेटिवली अफेक्ट हो सकते हैं। अच्छा अब एक पॉइंट ना बड़ा, जरा सुनिएगा उस चीज को। देखिए पूरी दुनिया में क्या निज़ाम है कि जो एयरपोर्ट होता है ना वो शहर से बाहर होता है। कराची मेरे ख्याल में दुनिया का वाहिद शहर होगा जिसका एयरपोर्ट जो है वो शहर के अंदर है। ठीक है ना। पूरी दुनिया में एयरपोर्ट शहर से आधा पौना घंटा दूर के रास्ते पे होता है। वो इसी वजह से होता है, शोर शराबे की वजह से, ह्यूमन कैजुअलिटीज की वजह से, इन चीज़ों की वजह से। अब कराची में हमारा जो एयरपोर्ट है वो शहर के अंदर ही है। आसपास कैंट भी खुला हुआ है, एयरपोर्ट सोसाइटी बनी हुई है, आगे पीछे लोग रह रहे हैं। अब बेटा देखो, आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं ऐसे एरिया में रहना पसंद नहीं करूंगा जहां पर शोर शराबा बड़ा होता है। मैं सुकून पसंद आदमी हूं। मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे घर के आसपास शोर ना हो, तो चिल्लम चिल्ली ना हो, मैं घर पे आऊं तो मैं सुकून से बैठूं, आराम से बैठूं। ठीक है ना। तो मुझ जैसे और भी बहुत सारे कंज्यूमर होंगे जो ये चीज सोचते होंगे, जो कहते होंगे यार उन्हें शोर नहीं पसंद। अब बेटा देखो, एयरपोर्ट के आसपास जो लोग रहते हैं उनके घर के पास हर वक्त शोर रहेगा। उनके घर के पास हर वक्त शोर रहेगा। जब उनके घर के पास हर वक्त शोर रहेगा तो बेटा उनके डिमांड के घरों की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। घरों की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। तो जब घरों की डिमांड कम होगी तो बेटा उनके घरों की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो भी तो कम हो जाएगी। यानी कि एयरपोर्ट की वजह से मुझे नुकसान पड़ रहा है क्योंकि मेरे घर की वैल्यू कम हो रही है। समझे बात को, इस पॉइंट को समझे आप लोग। तो इससे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट, ये भी आपके एयरपोर्ट बनने से प्रॉब्लम हो रही है। समझ गए बेटा? बताएं। ये तो कॉस्ट सोसाइटी के ओनर की, ओनर को पड़ सकती है। हाँ तो ये सोसाइटी के हिसाब से ही पूछ रहा है ना। एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट एंड दैट कैन बी कॉस्ट बाय बिल्डिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ एन एयरपोर्ट। तो प्राइवेट कॉस्ट नहीं है ना यहाँ पे, ये हमारे पास घर जो आसपास सोसाइटीज हैं, सोसाइटी के ओनर हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा है ना। तो ये एयरपोर्ट की तरफ से एक्सटर्नल कॉस्ट आई है वहां पे। बेटा बी को छोड़ो ना, बी हम लोग कर रहे हैं क्या? बी बाद में करेंगे। अभी इसका आंसर लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोट्स में ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यार इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि जो, अच्छा ये वही सवाल है। हाँ ये वही सवाल है कि यार हमें इलेक्ट्रिक कार बेचनी है 2030 तक, ये वही सवाल है, रिपीट हो रहा है। इसका हमने करना है बेटा पार्ट डी। डिस्कस वेदर कार शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। कहता है कि मुझे ये बताओ कि जो हमारी गाड़ियां हैं क्या ये प्राइवेट इदारा बनाए या ये गवर्नमेंट का इदारा बनाए। तो बेटा आप जरा मेरी बात सुनना, हमने यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर के साथ कंपेयर करना है। हमने यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर के साथ कंपेयर करना है। हमें बताना है कि क्यों प्राइवेट सेक्टर को बनानी चाहिए वर्सेस क्यों गवर्नमेंट सेक्टर को बनानी चाहिए। तो अब बेटा यहाँ पे जरा पॉइंटर्स देखो क्या लिखा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन कर रहे होते हैं। ठीक है। सर ई सेक्टर, तीन 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 इनफ है। तीन तीन पॉइंट लिख दें पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव ही लिखते पहले क्योंकि कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है ना। प्राइवेट प्रोड्यूसर का मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना। प्राइवेट प्रोड्यूसर कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है वो अपनी राइट्स को एंजॉय करेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो इस तरीके से हमारा प्राइवेट प्रोड्यूसर जो है वो फायदा पहुंचा रहा होता है हमारे कंज्यूमर्स को। फिर कहता है कंपटीशन ज्यादा होगा तो इससे प्रोड्यूसर लोग मोटिवेट होंगे टू प्रोड्यूस मोर, टू कीप देयर कॉस्ट लो, टू कीप देयर प्राइसेस लो। एफिशिएंट रहेंगे तो बेटा कस्टमर को फायदा होगा। और प्राइवेट इदारों के लिए फाइनेंस रेस करना कंपैरेटिवली इजी होता है क्योंकि लोग उनमें इन्वेस्ट करने को तैयार रहते हैं, इनोवेशन वगैरह फीचर्स देते हैं। ये हमने लिखे प्राइवेट वालों के बेनिफिट्स। अब इसको मैं कंपेयर करूंगा गवर्नमेंट के साथ। किस तरीके से कंपेयर हो रहा है कि अब देखो, अब प्राइवेट वाला सिर्फ और सिर्फ अपनी प्राइवेट कॉस्ट और अपनी प्राइवेट बेनिफिट को कंसिडर करता है, जबकि गवर्नमेंट जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज को भी कवर कर रहा होता है, यानी कि वो सोसाइटी के बारे में भी सोच रहा होता है।
प्राइवेट वाला ये काम नहीं करता, गवर्नमेंट ये काम करता है कि वो सोसाइटी के बारे में भी सोच रहा है। फिर क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट जो है वो नीड को फुलफिल करता है रिगार्डलेस ऑफ इनकम, अमीर हो गरीब हो, बेटा गवर्नमेंट हर बंदे के लिए गाड़ी बनाएगा, जबकि प्राइवेट इदारा सिर्फ उसके लिए गाड़ी बनाएगा जो उसकी गाड़ी को अफोर्ड कर सकता है। तो गवर्नमेंट जो है वो कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ सोसाइटी दोनों को साथ लेके चल रहा होता है। प्राइवेट इदारा ये काम नहीं करता, वो कहता है कि भाई जो पे कर सकता है आके सामान ले लो। सही है। ऊपर से गवर्नमेंट फोकस करता है एम्प्लॉयमेंट पे, यानी कि वो आपकी जीडीपी बढ़वाएगा, आपके मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आएगा, तो गवर्नमेंट के हिसाब से ये फायदे हो रहे होते हैं। बेटे 8 मार्क में कोई कंक्लूजन नहीं देना होता, 8 मार्क में कोई कंक्लूजन नहीं देना होता, अपना आंसर यहीं पे लाके आप एंड कर देंगे। समझ गए हैं बात को? क्लियर है सब? चले जी, क्लास ऑफ करें बेटा, अल्लाह हाफिज।